आज की कहानी बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है। बल्कि साथ ही साथ हमने इस पार्ट में 2 सीजन कवर किए हैं, जिसकी वजह से आपको सीजन 1 देखकर सीजन 2 का इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा। तो कहानी शुरू करने से पहले हम थोड़ी स्टोरी जान लेते हैं। आज से करीबन 1000 साल पहले इंसानों के ऊपर अचानक से कोई डीमंस ने हमला कर दिया था। वो इतने ज्यादा ताकतवर थे कि इंसान उनके सामने टिक नहीं सकते थे। पर डीमंस भी एक बात अच्छी तरह से जानते थे कि वो यहाँ अर्थ पर इंसानों के बिना सरवाइव नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें इंसानों के ब्रेन की जरूरत होती है और अगर वो इंसानों को खत्म कर देंगे तो इंसानों की आबादी खत्म हो जाएगी। अब डीमन ने और इंसानों ने हाथ मिलाया, जिसके बाद धरती के 2 हिस्से कर दिए गए। एक तरफ डीमन रहा करते थे और एक तरफ इंसान, और उन्हीं के बीच में कुछ ऑर्फेनेज क्रिएट किए गए हैं जहाँ पर छोटे छोटे इंसानों के बच्चों को पाला जाता है। और जब वो बड़े हो जाते हैं तो उन्हें डेट के अकॉर्डिंग उन्हें डीमन के पास भेज दिया जाता है, जिसके बाद वो डीमंस उनके ब्रेन से अपना पेट भरते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत भी एक ऐसे ही ऑर्फनेज से होती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर सभी बच्चों का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखा जाता है। उनके केयर टेकर के तौर पर एक लेडी को रखा गया है, जिन्हें सब बच्चे अपनी मदर कहकर बुलाते हैं। उनका नाम बेला है। यहाँ पर बच्चों की हर चीजों का ख्याल रखा जाता है, जैसे कि उन्हें ब्रेन एक्सरसाइज कराई जाती है, पढ़ाई और ब्रेन रिडल्स गेम के साथ ही साथ उनके फिजिकल बॉडी का भी ख्याल रखा जाता है। और इसके लिए उन्हें कई सारे गेम्स दिए हुए हैं। साथ ही वहाँ पर इतनी बड़ी जगह है कि वो दौड़ भाग भी कर सकते हैं। मतलब बच्चों को कहीं से पता नहीं लग सकता कि वो किस प्रॉब्लम में फंसे हैं। इसी तरह से सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है। हम यहाँ पर 3 बच्चों को देखते हैं, जिसमें से एक का नाम एमा है, एक का नाम नॉर्मन और एक का नाम रे है। ये तीनों यहाँ पर पूरे ऑर्फनेज में सबसे समझदार हैं। इसके बाद हमें पता चलता है कि अब वो डेट आ चुकी है जब एक बच्चों को यहाँ से लेकर उन डीमन के पास लेकर जाना है। जिस बच्चे को ले जाना था वो बहुत छोटी है, लेकिन अब उसका टाइम आ गया था, इस वजह से उसे ले जाया जा रहा था। उसका नाम कोनी है। यहाँ पर सभी बच्चों की बहुत अच्छी दोस्ती है। कोनी सभी से कहती है कि उसका ड्रीम था कि वो बाहर की दुनिया में जाना चाहती है और उसका ये ड्रीम अब पूरा होने वाला है। और वो कह रही थी कि वो बड़े होकर बिल्कुल अपनी मदर यानी कि बेला की तरह बनेगी। अब इसके बाद वो लोग उसे वहाँ से ले जाते हैं। यहाँ पर बेला ही खुद अकेले उसे वहाँ गेट तक छोड़ने जाती है, क्योंकि गेट उनके ग्राउंड से बहुत ही ज्यादा दूर है। हम यहाँ अंदर देखते हैं कि अभी नॉर्मन और एमा देखते हैं कि कोनी अपना टेडी बियर भूल चुकी है, जो कि उसे बहुत ही ज्यादा पसंद थी। इस वजह से वो दोनों ही फैसला करते हैं कि वो उसे वापस लौटाएंगे। वैसे तो उन्हें वहाँ गेट की तरफ जाना मना है, लेकिन फिर भी वो चले जाते हैं। वहाँ पहुँचने के बाद वो देखते हैं कि कुछ ट्रक खड़े हैं। अभी उन्हें कोनी या फिर उनकी मदर बेला कहीं पर भी दिख नहीं रही थी। तभी एक ट्रक के अंदर वो देखते हैं कि कोनी की बॉडी पड़ी हुई है। ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा डर गए थे और हैरान भी थे। कोनी यहाँ पर अब मर चुकी थी। अब तभी उन्हें किसी के आने की आवाज आती है, इस वजह से वो ट्रक के नीचे छिप जाते हैं। उन्हें लगा था कि वो कोई इंसान है, लेकिन वो असल में 2 डीमन थे। इन दोनों ने अभी पहली बार डीमंस को देखा था, इस वजह से वो और भी ज्यादा डर जाते हैं, लेकिन वो अपना मुंह बंद रखते हैं क्योंकि वो सामने नहीं आना चाहते थे। हेलो गाइस, आज का वीडियो एक ट्रस्टेड बेटिंग वेबसाइट 1xbet द्वारा स्पॉन्सर्ड है। दोस्तों, अगर आप भी घर बैठे आसानी से ऑनलाइन पैसा कमाना चाहते हैं तो आप 1x पर बहुत सारे पॉपुलर ऑनलाइन गेम, लाइव कसिनोज खेल सकते हैं और साथ आप स्पोर्ट मैचेस पर प्रिडिक्शन करके भी अर्न कर सकते हैं। 1x का सबसे अच्छा बात ये है कि डिपॉजिट एंड विड्रॉवल बहुत इजी है। पेटीएम, गूगल पे, फोन पे से डिपॉजिट कर सकते हैं। साथ ही आपको 24/7 लाइव सपोर्ट भी मिलेगा। आप यहाँ बहुत ही अमेजिंग गिफ्ट लाइक लेटेस्ट आईफोन, कार्स एंड और भी बहुत कुछ। सो गाइस, अभी जाओ एंड कमेंट पिन में लिंक से रजिस्टर करो और फर्स्ट डिपॉजिट पर 42,900 INR तक का एक बड़ा बोनस प्राप्त करने के लिए मेरे प्रोमो कोड का यूज करना मत भूलना। लेट्स 1x। हम देखते हैं कि अभी वो डीमन कॉनी की बॉडी को ले जाते हुए बात कर रहे थे कि इंसान का मीट सच में बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। साथ ही यहाँ पर वो कह रहे थे कि ये अभी छोटी है, इसका मीट तो बहुत ही ज्यादा डिलीशियस होगा। इसके बाद वो उसे एक कंटेनर में रख देते हैं। उनके बॉस के पास उसे ले जाया जा रहा था, लेकिन इससे पहले इसकी चेकिंग होती है तो एक दूसरा डीमन बताता है कि ये नॉर्मल मीट है, क्योंकि अभी ये बच्ची सिर्फ 6 साल की थी। यहाँ पर हाई क्वालिटी में बड़े बच्चों का माना जाता है, जैसे कि एमा और नॉर्मन, ये बड़े एज के बच्चे हैं। ये सुनकर अब एमा और नॉर्मन और भी ज्यादा डर गए थे। वैसे जब उन्हें मौका मिलता है तो वो किसी तरह से वहाँ से छुपकर भाग आते हैं। यहाँ पर आकर वो बहुत ही ज्यादा डरे हुए थे। इन दोनों को ही समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये करे क्या, क्योंकि ये वहाँ से भाग नहीं सकते। फिर भी नॉर्मन कहता है कि हमें किसी भी तरह से यहाँ से निकलना होगा। इस चीज पर एमा कहने लगती है कि ये पॉसिबल नहीं है और वैसे भी वो सभी को बचाना चाहती है, क्योंकि एक दिन ये सारे ही मारे जाने वाले हैं और इन्हें तो इस बारे में कुछ पता भी नहीं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बेला को भी वहाँ ट्रक के पास से वो टेडी बेयर मिल चुका था, जो कि एमा और नॉर्मन वहाँ पर देने के लिए आए थे। इस वजह से अब वो समझ चुकी थी कि किसी ने उन्हें देख लिया है, पर उसे अभी तक ये नहीं पता था कि ये कौन है। जब वो वापस आती है तो वहाँ पर उसे देखकर एमा बहुत डरी हुई थी, लेकिन अभी बेला ने इस चीज को नोटिस नहीं किया था।
अगले ही दिन हम देखते हैं कि जब वो लोग गेम खेल रहे थे तभी एक बच्चा गायब था, जिसके बाद बेला अपने हाथ में एक डिवाइस निकालती है और वो उस डिवाइस में देखकर पता लगा लेती है कि वो बच्चा कहाँ पर है। उस बच्चों को बीच में चोट लगी थी, इस वजह से वो जंगल में खो गया था। असल में उनके ग्राउंड से थोड़ा ही दूर एक जंगल है, जो कि कहने को जंगल है, उसके दूसरी तरफ दीवार है। तो वहाँ से बेला उस बच्चे को लेकर आती है। अब इस चीज से एमा और नॉर्मन को पता लग चुका था कि बेला के पास एक ऐसा डिवाइस है जिससे वो किसी के भी लोकेशन का पता लगा सकती है। इसका साफ मतलब यही था कि इन सभी की बॉडी में एक चिप लगी हुई है जो कि उस सब की लोकेशन बताती है। अब इन्हें किसी तरह से या तो उस चिप का पता लगाना था या फिर उस डिवाइस को गायब करना था। रात के टाइम हम देखते हैं कि जब सभी को खाना खाने के लिए बुलाया जा रहा था तो नॉर्मन और एमा दोनों ही खाना खाने के लिए जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर बेला आ जाती है, जो उनसे डायरेक्टली पूछ ही लेती है कि क्या उस दिन तुम गेट पर आए थे। अब यहाँ पर एमा तो बहुत डर गई थी, लेकिन नॉर्मन बात को संभालते हुए कहता है कि नहीं, ये रूल्स के खिलाफ है, जिसके बाद बेला उनसे कोई सवाल नहीं करती। कुछ टाइम के बाद हम देखते हैं कि उन्होंने अपना प्लान ड्रॉप नहीं किया था। उन्होंने असल में प्लान को छुपाकर कंटिन्यू रखना चालू किया था। किसी को इस बात की कोई खबर नहीं थी कि ये लोग क्या कर रहे हैं, और इनका प्लान का हिस्सा था कि उन्हें किसी तरह से टेबल क्लॉथ चोरी करना है, जिससे कि ये इतनी लंबी रस्सी बना सकते हैं कि जो जंगल के दूसरी तरफ बड़ी दीवारें हैं ये उसके ऊपर चढ़ पाए। जब वो उन रस्सियों को वहाँ पेड़ों के बीच में छुपा रहे थे तभी वहाँ पर कोई आ जाता है। इन्हें लग रहा था कि शायद ये बेला है, लेकिन ये असल में रे था। जब ये लोग रे को अपना प्लान बताते तब इन्हें नहीं लगा था कि वो इनकी बातों पर भरोसा भी करेगा, लेकिन रे ने उनकी बात मान ली थी। वो ये सुनकर शॉक था कि एमा सभी को बचाना चाहती है। वो कहता है कि ये पॉसिबल नहीं है, यहाँ पर टोटल 37 चाइल्ड्स हैं, इन्हें यहाँ से निकाल पाना मुश्किल है, क्योंकि उनमें से कई चाइल्ड तो बहुत ही ज्यादा छोटे हैं। लेकिन एमा अपना प्लान ड्रॉप नहीं कर सकती थी। रे कहता है कि मैं कुछ सोचता हूँ। इसके अगले ही दिन हम देखते हैं कि बेला एक छोटे से बच्चे को वहाँ पर लेकर आती है। वो बताती है कि ये उनके ऑर्फनेज में अभी अभी नया आया है और अब उन सभी को भी इस छोटे बच्चे से दोस्ती कर लेनी चाहिए। वैसे इस छोटे से बच्चे के सामान का ख्याल रखने के लिए एमा को कहा गया था। इस वजह से जब वो उस छोटे बच्चे को तैयार कर रही थी तभी वो उस छोटे बच्चे के कान पर एक रेड मार्क देखती है। वहाँ के सभी बच्चों के कान पर वो रेड मार्क था। उन्हें पहले लगता था कि शायद ये इस वजह से है क्योंकि जब वो यहाँ पर आते हैं तो उन्हें इंजेक्शन लगाकर उनका टेस्ट लिया जाता है कि उन्हें कोई बीमारी तो नहीं है, पर अब वो समझ गए थे कि असल में यही वो चिप है जिससे कि लोकेशन का पता लगता है। और वैसे हमें ये भी पता चलता है कि उस छोटे बच्चे के साथ में एक और लेडी आई थी जिसका नाम क्रोन है। ये यहाँ पर अभी बेला की मदद करने आई थी क्योंकि अब धीरे धीरे बच्चे यहाँ पर बढ़ते जा रहे थे, लेकिन क्रोन तो ये चाहती थी कि बेला को यहाँ से निकाल दिया जाए और उसके बाद इन सभी बच्चों के मदर का रोल उसे मिल जाए। अब आगे हम देखते हैं कि एमा ने सभी बच्चों की ट्रेनिंग कराना शुरू कर दिया था, क्योंकि जब उन्हें वहां से निकलना होगा तो उसके लिए उनके पास ज्यादा टाइम नहीं होगा। वो सभी बच्चों को एक टैग वाला गेम खिलाते जिसके लिए उन्हें जंगल में छुपना होगा। इस चीज के लिए वो तेज से भागते हैं जिससे उनकी फिजिकल ट्रेनिंग बहुत ही अच्छे से हो रही थी। लेकिन क्रोन को कुछ शक हो गया था कि शायद कोई तो गड़बड़ है। इस वजह से वो एमा और रे नॉर्मन के पास आकर कहती है कि वो जानती है कि तुम लोग कुछ छुपा रहे हो, लेकिन अगर तुमने कुछ गड़बड़ करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अब ऐसा कहकर वो वहाँ से चली जाती है। नॉर्मन कह रहा था कि इसे हमारे प्लान के बारे में कैसे पता चल रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे बीच में कोई धोखेबाज है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बेला को ये सब बात पता चल चुकी थी कि क्रोन उसके खिलाफ है, यानी कि वो उसे वहाँ से निकलवाना चाहती है। इस वजह से बेला क्रोन पर गुस्सा करती है और उस पर चिल्लाती है कि अगर तुमने अपना दिमाग चलाना बंद नहीं किया तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। इधर हम देखते हैं कि अभी रे नॉर्मन और एमा को पता था कि उनके बीच में कोई धोखेबाज है, लेकिन अभी उन्हें पक्के से नहीं पता था कि वो कौन है। वैसे उन्होंने अभी सभी बच्चों को ये नहीं बताया था कि जब उन्हें ले जाया जाता है तो असल में उन्हें डीमंस को दे दिया जाता है। वैसे इन तीनों को शक था अभी गिल्डा और डॉन नाम के दो बच्चों पर, क्योंकि वो इनकी ही एज के हैं और समझदार भी हैं। उन्हें नहीं पता था कि वो किस कारण से उन्हें धोखा दे रहे हैं, लेकिन फिर नॉर्मन उन्हें सच बताने का फैसला करता है। मगर यहाँ पर बस वो उन्हें ये बताता है कि असल में उन सभी को यहाँ से ले जाकर बेच दिया जाता है। ये सुनकर वो दोनों बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए थे। मगर जब वो चले जाते हैं तो यहाँ पर रे नॉर्मन से पूछता है कि तुमने उन्हें सच क्यों नहीं बताया। तो नॉर्मन कहता है कि वो इस सच को सहन नहीं कर पाते, क्योंकि डीमंस की बात पर बिना देखे भरोसा कर लेना ये थोड़ा मुश्किल है। वैसे नॉर्मन ये भी कहता है कि मेरे पास एक प्लान है कि हम कैसे पता लगाएंगे कि असली धोखेबाज कौन है, और वो रे को अपना प्लान बताता है। रात के टाइम हम देखते हैं कि गिल्डा अचानक से उठकर वहाँ से चली जाती है। एमा ने उसे देख लिया था, इसीलिए वो छुपकर उसका पीछा कर रही थी। यहाँ पर गिल्डा एक लेटर बेला के कमरे में खिसकाती है। दूसरी जगह जाकर वो अभी क्रोन से मिलती है।
वहाँ पर जाकर जब क्रोन उससे इन्फॉर्मेशन मांग रही थी तो यहाँ पर गिल्डा ने साफ मना कर दिया था। ये देखकर एमा खुश थी। इसके बाद हम देखते हैं कि नॉर्मन और रे अभी अपनी रस्सियां लेने के लिए आए थे, लेकिन रस्सी उन्होंने जहाँ पर रखी थी वहाँ पर था नहीं, और इस रस्सियों की लोकेशन का पता उन्होंने डॉन को दिया था। रे कहता है कि इसका मतलब डॉन ही है वो धोखेबाज, मगर इस पर नॉर्मन कहता है कि नहीं, मैंने डॉन को असली लोकेशन बताई ही नहीं थी और सिर्फ तुम ही थे जिसे इस लोकेशन का पता था, इसका मतलब वो तुम ही हो। अब रे इस बात से मना नहीं कर सकता था क्योंकि वैसे भी सिर्फ 2 ही लोगों को लोकेशन का पता था, तो साफ पता चल रहा था कि रे ने उन्हें धोखा दिया है। वो कहता है कि हाँ, मैंने ही तुम्हें धोखा दिया क्योंकि मुझे ऐसा करना था और इसके लिए उसका नंबर लेट आएगा, मतलब कि उसे जल्दी नहीं भेजा जाएगा डीमन के पास, मगर ये बात पक्की थी कि एक न एक दिन उसे भी यहाँ से भेज दिया जाएगा। नॉर्मन कहता है कि तुमने हमें धोखा दिया है, मैं तुम्हें माफ करता हूँ, लेकिन तुम्हें इसके लिए हमारा एक काम करना होगा। अब तुम्हें मदर यानी कि बेला पर नजर रखनी होगी और उसकी सारी इन्फॉर्मेशन हमें देनी होगी। साथ ही साथ तुम उसे वही इन्फॉर्मेशन दोगे जो कि हम उसे देना चाहते हैं। इस पर रे उसकी बात मान लेता है और अगले दिन हम देखते हैं कि रे एमा को भी ये बात बता देता है कि अभी तक वो सारी इन्फॉर्मेशन बेला को दे रहा था, लेकिन अब वो ऐसी गलती नहीं करेगा। अब एमा को भी उसकी बातें समझ आ जाती है। वैसे अभी इन्होंने डॉन और गिल्डा को खुद से थोड़ा दूर रखा था। जब भी वो कोई जरूरी बात करते थे तो उन्हें दूर खड़ा रहना पड़ता था क्योंकि अभी तक उनके ऊपर पूरी तरह से भरोसा नहीं किया जा सकता था। वैसे उन दोनों को ये टास्क दिया गया था कि उन्हें अभी क्रोन और बेला दोनों पर ही नजर रखनी है, जिसके लिए उन्होंने भी हाँ कर दिया था। बाद में हम देखते हैं कि इन लोगों को पता चलता है कि बेला के ऑफिस में एक सीक्रेट रूम है। इस बात पर वो और भी हैरान थे क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि उस रूम के अंदर क्या मिलेगा। वो गिल्डा और डॉन से वहाँ जाने को कहते हैं और कोशिश करते हैं कि बेला को वो दूर रखे। इस पर गिल्डा और डॉन हाँ नहीं करने वाले थे, लेकिन फिर भी वो हाँ कर देते हैं। जब वो वहाँ उस कमरे में किसी तरह से पहुँचते हैं तो उन्हें वहाँ से बहुत सारे सॉफ्ट टॉयज मिलते हैं। ये सारे टॉयज असल में उन बच्चों के थे जो कि यहाँ से जा चुके हैं, लेकिन ये टॉय वो अपने हाथों में लेकर गए थे। इस बात से अब गिल्डा और डॉन दोनों को ही ये बात समझ में आ जाती है कि सच में यहाँ पर चल क्या रहा है। अब वो वहाँ से वापस गए थे तो हमें पता चलता है कि अभी बेला ने रे को एक कैमरा दिया है जिससे कि वो और भी अच्छे से नॉर्मन और एमा पर नजर रख सके। साथ ही यहाँ पर नॉर्मन रे से एक झूठी खबर बताने को कहता है। रे बताता है कि असल में नॉर्मन बेला यानी कि मदर को खत्म करने वाला है, इसीलिए बेला को संभल कर रहना चाहिए। बेला उसकी बात मान लेती है। दूसरी तरफ एक दिन क्रोन एमा और नॉर्मन को रोक लेती है। वो उनसे कुछ जानकारी लेना चाहती थी जो कि ये दोनों सच सच बता देते हैं, मगर उसे जरूरत से ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिल चुकी थी। अब उसके पास इतने सबूत तो इकट्ठा हो गए थे कि वो जाकर बेला की शिकायत कर सके कि वो बच्चों का अच्छे से ख्याल नहीं रख रही। हम देखते हैं कि बेला को शक हो गया था कि असल में रे उसे धोखा दे रहा है क्योंकि उसे नॉर्मन के पास से वो डिवाइस मिल गया था जो कि वो लोकेशन ट्रैक करने के लिए यूज करती है। नॉर्मन ने ना जाने कब उसे चुरा लिया था। अब यहाँ से हम देखते हैं कि अभी क्रोन जाकर उन दोनों की ही सीनियर जिसे कि ग्रैंडमा कहा जाता है उसके पास जाती है और सबूत बताती है, लेकिन बेला पहले ही उसे बता चुकी थी कि सब कुछ ठीक है और क्रोन बस उससे जलती है। इस वजह से वो उसकी पोजीशन को संभालना चाहती है और उसकी झूठी शिकायत करने आ रही है, जबकि ग्रैंडमा भी ये बात जानती थी कि वहाँ सब कुछ ठीक है और बेला ने पहले ही सारा सच पता लगा लिया है। इस वजह से यहाँ पर क्रोन को गलत साबित कर दिया जाता है और उसे डीमंस को खिला दिया जाता है। अब हम यहाँ वापस से ऑर्फनेज की तरफ आते हैं जहाँ पर हमें पता चलता है कि अब बेला को पूरी तरह से कंफर्म हो गया है कि रे ने उसे धोखा दिया है, तो वो रे को एक कमरे में बंद कर देती है और वहाँ से एमा और नॉर्मन को ढूंढने के लिए निकल जाती है। साथ ही उसने रे को भी ये बात बता दिया था कि जल्दी उसकी डेट आने वाली है, यानी कि उसे ऑर्फनेज छोड़कर जाना होगा। यहाँ से जब वो जंगल की तरफ निकलती है तब डॉन उसे देखता है कि वो बहुत गुस्से में जा रही है। इस वजह से वो तुरंत ही वहाँ जाकर देखता है कि रे को कोई कमरे में बंद किया गया है, मगर वो रे को वहाँ से बाहर निकाल देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अभी एमा और नॉर्मन दोनों ही उस बड़ी सी दीवार के पास खड़े थे। वहाँ पर जब बेला आती है तो वो ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे कि बस यहाँ पर वो खेलने के लिए आए हों, पर बेला को सब कुछ पता था। वो कहती है कि अब मुझसे छुपाने की कोई जरूरत नहीं है। साथ ही साथ यहाँ पर जब नॉर्मन वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था तो एमा बेला पर हमला करने की कोशिश करती है। असल में नॉर्मन कोई चीज छुपाने वाला था, लेकिन यहाँ पर बेला ने एमा के पैर पर इतनी तेजी से मारा था कि अब वो चल भी नहीं सकती थी। साथ ही उसने तुरंत ही बैंडेज लगा दी थी और उसे वापस ले आई थी, मगर वो बाद में नॉर्मन को भी ये बात बताते हुए जाती है कि अब अगली जो डेट आने वाली है, यानी कि अगला जो बच्चा वहाँ से भेजा जाएगा वो और कोई नहीं बल्कि नॉर्मन ही होगा। ये सुनकर नॉर्मन बहुत ज्यादा डर जाता है, मगर बाद में वो समझदारी से फैसला लेता है। वो एमा और रे से कहता है कि ये लोग मुझे ले जाने वाले हैं, लेकिन हम हमारे प्लान को यहाँ पर रोक नहीं सकते।
वो कहता है कि तुम्हें प्लान चालू रखना होगा। मैं एक डिवाइस पर काम कर रहा था जिसकी मदद से हम उस लोकेशन वाली चिप को डीएक्टिवेट कर सकते हैं और फिर पता नहीं चलेगा कि हम कहाँ पर हैं। ये सुनकर वो दोनों हैरान थे, मगर वो दुखी भी थे कि अब नॉर्मन उनके साथ यहाँ से बचकर नहीं जा सकता। पर इस पर नॉर्मन कहता है कि चिंता मत करो, मैं कुछ सोच लूंगा। अब अगले ही दिन हम देखते हैं कि जब सभी लोग खेल रहे थे तो यहाँ पर नॉर्मन बहुत ही स्पीड से वहाँ बड़ी वाली दीवार की तरफ चला गया था। वहाँ पर जाकर वो उसी टेबल क्लॉथ की मदद से किसी तरह उन दीवारों के ऊपर आ जाता है। यहाँ से वो दूसरी तरफ एक बड़े से जंगल को देख पा रहा था। वैसे बाद में जब बेला को पता चलता है कि एक बच्चा गायब है और वो नॉर्मन ही है, मगर जब वो अपने डिवाइस में चेक करती है तो वो नॉर्मन की लोकेशन का पता नहीं लगा पा रही थी। लेकिन उसी वक्त वहाँ पर नॉर्मन आ जाता है। रात के टाइम पर हम देखते हैं कि नॉर्मन आकर बताता है कि यहाँ से निकलना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि वो जो दीवार है उसके ऊपर चढ़ने के बाद उसे पता लगा कि उन दीवारों के दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी खाई है जो कि बहुत लंबी है और वो सारे छोटे बच्चे उसे पार ही नहीं कर सकते। इसके बाद वो उन्हें सब कुछ समझाता है, क्योंकि वो आज पूरा दिन उन दीवारों के ऊपर घूमता रहा था। वो बताता है कि ये जगह हेक्सागन शेप की है, यहाँ पर चारों तरफ खाई है और यहाँ पर सिर्फ एक ही ब्रिज है, जिस ब्रिज से उन्हें उसी दिन ले जाया जाता है जिस दिन उनकी डेट होती है डेमन के पास जाने की। अगर इन्हें निकलना है तो इन्हें किसी तरह से उस खाई को ही पार करना होगा। मगर अब ये बात पक्की हो चुकी थी कि नॉर्मन उनके साथ नहीं जा सकता और अब धीरे धीरे नॉर्मन को ले जाने की डेट भी आ जाती है और बेला उसे लेकर जाती है। अभी एमा बहुत दुखी थी, वो नॉर्मन की तरफ भागती है और इसी बीच नॉर्मन उसे वो डिवाइस दे देता है जिससे कि वो लोग उस चिप को ब्रेक कर सकते हैं, जिसे ट्रैकर ब्रेकर कहा जा सकता है। इसके बाद नॉर्मन वहां से चला गया था और अब वो उसे कभी नहीं देख सकते और इस वजह से एमा और रे दोनों ही बहुत दुखी हो गए थे। साथ ही गिल्डा और डॉन ने भी अब होप खो दी थी। बेला तो ये चीज देखकर समझ गई थी कि अब ये लोग प्लान पर काम नहीं करेंगे और ऐसा ही था। ऐसे ही कई हफ्ते और महीने बीत जाते हैं, लेकिन वो लोग अपनी जगह से हिल तक नहीं रहे थे। वो बस उदास होकर पेड़ के पास खड़े रहते। अब बहुत टाइम बीतने के बाद रे की बारी थी। अभी 2 दिन बचे हुए थे। 2 दिन बाद उसे भी जाना था, लेकिन तभी एमा उसके पास आती है और यहाँ पर पता चलता है कि वो बस डिप्रेस होने का नाटक कर रहे थे और उनका प्लान पहले की तरह ही चालू था। लेकिन बेला को इस चीज के बारे में कोई खबर नहीं थी। वो अपने प्लान पर लगातार काम कर रहे हैं क्योंकि इसके लिए नॉर्मन ने अपनी जान दी थी। वो इस प्लान को बीच में छोड़ नहीं सकते। यहाँ पर रे बताता है कि उसने अभी तक जितनी भी हो सकती थी उतनी फ्यूल कैन जमा कर ली है। ये फ्यूल कैन यहाँ पर खाना बनाने के लिए आती थी और उनमें से वो चोरी करके कुछ कैंस अपने पास रख लेते थे, जिसकी वजह से उनकी गिनती का पता नहीं चलता था। और अब उनके पास ऐसी बहुत सारी हो चुकी है और अब वो तारीख भी आने वाली थी जिस दिन उन्हें यहाँ से भागकर निकलना है। भागकर निकलने के लिए सबसे जरूरी था बेला का ध्यान भटकाना, जिसके लिए वो फ्यूल कैन रे ने अपने सर पर डाल लिया था। ये देखकर एमा शॉक थी, लेकिन रे कहता है कि नहीं, नॉर्मन ने अपनी जान दी है यहाँ से निकलने के लिए। अगर हम कुछ भी कर कर यहाँ से निकल सकते हैं तो हमें वो करना होगा। रे कहता है कि तुम लोग यहाँ से भाग जाना जब तक मैं बेला का ध्यान भटकाऊंगा। वो अपने ऊपर उस फ्यूल को डालकर आग लगा लेता है। कुछ देर के बाद ये बात बेला को पता चलती है और वो तुरंत ही भागकर वहाँ पर आती है, क्योंकि किसी भी बच्चे का ब्रेन डैमेज होने पर वो डीमन इतना गुस्सा होते हैं कि जो भी वहाँ की केयर टेकर है वो उसे खत्म कर देते हैं। इस वजह से बेला उसे किसी भी कीमत पर मरने नहीं दे सकती थी। उसे बस किसी तरह से रे का ब्रेन बचाना था। वो आग में पानी डालना शुरू करती है, लेकिन अब वहाँ से एमा जा चुकी थी। जब बेला अपने डिवाइस में देखती है तो उसे सच में रे की लोकेशन उस आग के बीच में दिख रही थी, लेकिन तभी वो वहाँ पीछे देखती है कि एमा वहाँ पर नहीं है। इस वजह से वो समझ गई थी कि ये लोग भागने की कोशिश कर रहे हैं। अब एक ब्रेन के पीछे वो सभी को जाने नहीं दे सकती थी। इस वजह से वो तुरंत ही वहाँ से भागती है, पर कुछ ही दूर आकर उसे दिखता है कि एमा का वो ट्रैकर वहाँ पर टूटा पड़ा है। ये उसने ट्रैकर ब्रेकर डिवाइस की मदद से किया था। जब बेला वहाँ बाहर आती है तो वो देखती है कि धीरे धीरे उस पूरे ऑर्फनेज में आग लग रही है, लेकिन तभी वहाँ पर एक छोटा बच्चा आकर कहता है कि मदर, मुझे डर लग रहा है। वो देखती है कि ये सब यही हैं, इसका मतलब ये लोग भागे नहीं हैं। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि चल क्या रहा है, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सच में ये भागने वाले थे। उन्होंने प्लान पहले से रेडी कर रखा था। यहाँ पर हम देखते हैं कि रे अभी जिंदा खड़ा हुआ है, बस उसका एक कान नहीं है। ये प्लान नॉर्मन का था। नॉर्मन ने बहुत ही पहले ये बात बता दी थी कि रे जरूर खुद को जला लेगा, क्योंकि वो पहले से ही नोटिस कर चुका था कि रे ऑयल कैंस को जमा कर रहा है। वो ये बात एमा को बता कर गया था। इसी वजह से एमा ने रे को खुद को आग लगाने से पहले ही उसका ईयर काट दिया था और वो उसे वहां से ले आई थी। साथ ही साथ एमा ने सभी छोटे बच्चों से कह दिया था कि वो इन्हें बचाने के लिए वापस से आएंगे। इस वजह से बेला को ज्यादा कुछ ना बताए और बस इसी तरह से बिहेव करे जैसे उन्हें कुछ पता नहीं। इसके बाद अब ये जितने भी बचे थे ये सभी वहीं बड़ी सी दीवार के ऊपर आ जाते हैं।
यहाँ पर आकर ये एक बड़े से पत्थर में रस्सी बांधकर सामने पेड़ की तरफ फेंकते हैं। वो रस्सी उस पेड़ से बंध जाती और ये लोग एक एक करके उस खाई को पार करने लगे थे। वहीं इधर अभी बेला सीधे भागते हुए यहीं आ रही थी। वो यहाँ पर आकर देखती है कि सिर्फ अब एमा बची है, लेकिन वो एमा को रोक नहीं पाती। इसके बाद हमें सबसे बड़ी बात पता चलती है। यहाँ पर हमें जानने को मिलता है कि असल में बेला रे की मदर है। वो इस बात से और भी ज्यादा दुखी और गुस्सा थी कि सभी बच्चे वहाँ से भाग गए और ना जाने वो उन डेमन को क्या जवाब देगी। लेकिन उसे इस बात की खुशी भी थी कि रे भी उनके साथ गया है। अब यहाँ इस तरफ सारे बच्चे वहाँ से भाग रहे थे। वो सभी इस चीज के लिए खुश थे कि अब वो आजाद हैं। पर भागते हुए वो लोग ये जानते थे कि इस जंगल के अंदर भी उन्हें कई सारे डीमंस मिल सकते हैं। इस वजह से उन्हें शांति से भागना होगा। अब रात भर भागते रहने के बाद सुबह हो चुकी थी। ये उनकी आजादी का पहला दिन था। वो सभी बहुत खुश थे, मगर अब उन्हें यहाँ से जल्द इस जंगल को पार करना है। वो फैसला करते हैं कि वो विलियम नाम के आदमी से मिलेंगे जो उनकी मदद कर सकता था। अब जब वो वहाँ से भाग रहे थे तभी दूसरी तरफ उन डीमंस को पता लग जाता है कि सारे बच्चे अब भाग चुके हैं। इस वजह से वो भी इस जंगल में आ गए थे उन्हें ढूंढने के लिए। क्योंकि ये छोटे हैं इसीलिए ज्यादा तेज भाग नहीं सकते। अब जब सारे बच्चे को ये बात पता लगती है कि डीमन उनके पीछे आ चुके हैं, तो रे फैसला करता है कि वो उनसे अलग होगा और दूसरी तरफ जाएगा, जिससे कि वो डीमंस का ध्यान भटका सके। उसका ये प्लान अच्छा था और यहाँ से सभी बच्चे बच गए थे। सारे डीमंस रे के पीछे जाने लगे थे, लेकिन रे अकेला था और वो बहुत सारे डीमंस थे। इस वजह से बहुत ही कम देरी में उन सभी डीमंस ने उसे घेर लिया था। लेकिन उसी समय पर कोई वहाँ पर आ जाता और रे को बचा लेता है। साथ ही साथ यहाँ पर वो जो भी था वो एक डीमन हॉर्स पर बैठा था और वो एक स्मोक बॉम्ब का यूज करता है। वहीं इधर हम देखते हैं कि जब रे बहुत देर तक वहाँ पर नहीं आया था तो इस वजह से एमा और बाकी सभी चिंता करने लगे थे उसकी। वो सोच रहे थे कि क्या उन्हें रे को बचाने के लिए जाना चाहिए। लेकिन इतने में ही वहाँ पर एक हुडी पहने हुए लेडी आती है और वो कहती है कि तुम्हें तुम्हारा दोस्त इस डायरेक्शन में मिलेगा। अब पहले तो वो उस पर भरोसा नहीं करने वाले थे, लेकिन बाद में वो उस पर भरोसा कर लेते हैं। अब हम कुछ देर के बाद का सीन देखते हैं। रे वहीं पर था जहां उस लड़की ने बताया था। अभी रे जब सोकर उठता है तब वो बाहर देखता है कि वो दोनों जिसने उसकी मदद की थी और बाकी दूसरी ने एमा और बाकी सभी बच्चों की मदद की थी, वो असल में डीमन है। ये देखकर वो सभी लोग शॉक थे, मगर वो दोनों ही बताते हैं कि वो इंसानों को नहीं खाते, इसीलिए उन्हें उन दोनों से डरने की जरूरत नहीं। यहाँ पर वो दोनों अपना नाम बताते हैं। उनमें से एक का नाम सांजू है और एक का नाम यूजिका। अब वो वहाँ पर सभी बच्चों को खाना दे रहे थे। सभी बच्चों ने भी उन पर भरोसा कर लिया था, लेकिन एमा और रे को उन पर भरोसा नहीं था। रात के टाइम वो दोनों ही जाकर सांजू से मिलते हैं जो कि अभी चाय पी रहा था। यहाँ पर आकर वो उससे माफी मांगते हैं क्योंकि उन्होंने उस पर भरोसा नहीं किया। सांजू कहता है कि कोई बात नहीं, वैसे भी इंसानों को डीमंस पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। वो बताता है कि वो इंसानों को इसीलिए नहीं खाता क्योंकि इंसानों को ना खाने से उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती और उसकी इंसानों से कोई दुश्मनी भी नहीं है। ये सुनकर एमा और रे दोनों ही बहुत ज्यादा हैरान थे। वैसे इसके बाद अब सांजू उन्हें पूरी बात बताता है कि डीमंस इंसानों को क्यों खाते हैं और उन्होंने हमला क्यों किया। ये चीज तो हम शुरुआत में ही जान चुके थे कि डीमंस और इंसानों के बीच में लड़ाई हुई थी और उसके बाद में उनके बीच एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ जहाँ पर दुनिया दो हिस्सों में बढ़ गई। एक तरफ इंसान रहते जो कि बहुत खुशी से रह रहे थे, लेकिन डीमंस को ब्रेन की जरूरत होती। इस वजह से कुछ इंसानों को अपने बच्चे उन्हें देने पड़ते और उन बच्चों को यहाँ इस डीमन वर्ल्ड में बड़ा किया जाता और फिर डीमन उनके ब्रेन को खाते हैं। यह सुनकर रे और एमा दोनों ही पहले तो बहुत ज्यादा डर गए थे, लेकिन बाद में वो ये सुनकर बहुत खुश होते हैं कि एक ऐसी दुनिया है जहाँ पर इंसान खुशी से रहते हैं। वो फैसला करते हैं कि वो वहीं पर जाएंगे और आजाद की जिंदगी जिएंगे। लेकिन अगर वो यहाँ पर गए तो एक तरीके से ये ऐसा होगा जैसे कि इंसानों ने डीमंस के साथ अपना प्रॉमिस तोड़ दिया। इसीलिए सांजू समझाता है कि अगर ऐसा हुआ तो फिर से वॉर होगी, लेकिन एमा और रे को इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर फिर से वॉर होती है तो वो ऐसे भी खुद ही जान देकर उन इंसानों को थोड़ी बचाएंगे जिन्होंने उन्हें यहाँ ऐसी सिचुएशन में डाला है। सांजू कहता है कि जैसी तुम्हारी मर्जी। वो ये भी बताता है कि इस जंगल से निकलने का रास्ता वो अगले दिन उन्हें बता देगा। अब अगले दिन हम देखते हैं कि जब ये लोग उठते हैं तो यहाँ पर सांजू और यूजिका उन्हें अलग अलग चीजें सिखा रही थी, जैसे कि जंगल में मिलने वाली कौन सी चीज उन्हें खानी है और कौन सी नहीं, क्योंकि कई चीजें जहरीली होती है। साथ ही साथ वो डीमन से किस तरह से बच सकते हैं क्योंकि डीमन उनका पीछा नहीं छोड़ने वाले। और भी वो ऐसी कई सारी चीजें बताती है जो कि उनके आगे काम आएंगे, क्योंकि सांजू और यूजिका उनके साथ नहीं आ रहे थे। और अब कुछ टाइम किसी तरह की ट्रेनिंग के बाद फाइनली उनके जाने का समय हो गया था। सांजू और यूजिका सभी बच्चों को वहाँ जंगल से बाहर लेकर आते हैं और एक वेस्टलैंड के कोने पर आकर उन्हें छोड़ देते हैं। वो कहते हैं कि इसके आगे अब तुम्हें ही अकेले जाना है। ये वैसे एक वेस्टलैंड है, यहाँ पर तुम्हें रास्ते में कोई डीमन नहीं मिलेगा, लेकिन अगर तुम्हें डीमन मिलता है तो तुरंत ही वहाँ से भाग जाना, और अगर तुम भाग ना पाओ तो फिर तुम्हें लड़ना होगा। मगर चिंता मत करो, ऐसा नहीं होगा। सभी उनकी बात मानते हैं और आगे बढ़ना चालू कर देते हैं।
कुछ दूर आने के बाद वो फाइनली एक सेफ जगह पर पहुंच चुके थे, जहां पर वो सब अपनी रात गुजार सकते हैं, क्योंकि अभी विलियम तक पहुंचने का रास्ता बहुत लंबा होने वाला था। यहाँ पर अभी वो किसी तरह से खाने का इंतजाम कर रहे थे और साथ ही उनके पास एक रेडियो था जो कि उन्हें जंगल में मिला था, और उसी जंगल में वहाँ पर उन्हें एक पेन मिला था जिसके थ्रू उन्हें पता चला था कि उन्हें विलियम से मिलना चाहिए। वो रेडियो यहाँ पर काम नहीं कर रहा था, अभी उन्हें खाने की जरूरत थी और वेस्टलैंड में खाना मिलना मुश्किल था। मगर पास में ही एक मार्केट है जिसे डीमन चलाते हैं और वहाँ पर सब डीमन ही रहते हैं। अब ये तो हमें पता था कि डीमन ब्रेन खाते हैं, लेकिन ये बात भी है कि डीमन सिर्फ ब्रेन नहीं खाते, वो बाकी चीजें भी खाते हैं। अब ये लोग वहाँ मार्केट में पहुँच चुके थे, वहाँ से ये सामान लाते और बहुत चुपके से वापस लौट आते हैं। असल में ये डीमंस की तरह बनकर जा रहे थे, जिस वजह से कोई भी इन्हें पहचान भी नहीं पा रहा था। इस तरह से वो थोड़ा बहुत खाना ले आते हैं। वैसे उनके पास पैसे वगैरह तो थे नहीं, इस वजह से वो इतना ही खाना ला पाते हैं कि कुछ टाइम तक चलता है। उन्हें लगभग रोज ही वहाँ जाना पड़ता। अब आज फिर से एक ग्रुप वहाँ पर खाना लेने के लिए गया था, जिसमें 2 तो बड़े बच्चे थे। अब हमें पहले नहीं पता था कि वो कौन है, बाद में हमें ये पता चलता है कि अब 2 बड़े बच्चे थे और 2 छोटे बच्चे। वो खाना लेकर अलग अलग बढ़ चुके थे। वो दोनों बड़े बच्चे आगे जा रहे थे और जो छोटे वाले थे वो पीछे से आ रहे थे, लेकिन रास्ते में वो गिर जाते हैं और अब दूसरे डीमन उन्हें देखते हैं और उनका खाना लौटाने के लिए आगे बढ़ते हैं। पर वो बच्चे डर रहे थे क्योंकि वो अभी छोटे हैं और उन्होंने डीमन को कभी इतने पास से नहीं देखा था। तभी हवा चलती है और उन डीमन को इंसानों की खुशबू आती है और इस चीज से वो बच्चे बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और अपना खाना लेकर तुरंत ही वहाँ से भागते हैं। वो जो डीमन वहाँ पर रुके थे, जिन्हें उनकी स्मेल आई थी, वो समझ जाते हैं कि कुछ तो गड़बड़ है। वो तुरंत ही उन छोटे बच्चों का पीछा कर रहे थे। अब वो छोटे बच्चे उन 2 बड़े बच्चों से मिलते हैं और वो चारों भागते हैं। वो डीमन उनका पीछा तो कर रहे थे, लेकिन इतने में ही वो बच्चे कहीं गायब हो गए थे। मगर फिर भी वो उन्हें ढूंढ ही लेते हैं, क्योंकि अब एक दूसरा डीमन का ग्रुप उन बच्चों को घेर लेता है। यहाँ पर जब वो दूसरे डीमन आते हैं जो कि उन सभी बच्चों का पीछा कर रहे थे, तो उन्हें वो दूसरा ग्रुप मार देता है। ये देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान थे और सोच रहे थे कि आखिर डीमन इनकी मदद क्यों कर रहे हैं। अब उन सभी डीमंस में से एक डीमन अपना मास्क उतारता है, वो असल में नॉर्मन था। ये देखकर यहाँ पर ये सभी बच्चे हैरान थे। हम देखते हैं कि ये कोई और नहीं बल्कि एमा और रे हैं। वो दोनों यहाँ पर बहुत ज्यादा हैरान हो चुके थे। वो तुरंत नॉर्मन के पास आते हैं। एमा तो उसे गले से लगाकर रोने ही लगती है। वैसे अभी वो यहाँ पर ज्यादा कुछ पूछते नहीं, क्योंकि अभी उन्हें यहाँ से सेफ जगह पर जाना था। हम देखते हैं कि बाकी जो नॉर्मन के साथी थे वो भी असल में इंसान ही थे। अब वो उस जगह पर आते हैं जहाँ पर सभी बच्चे थे। वहाँ पर आकर एमा नॉर्मन को बताती है कि वो किस तरह से भागने में कामयाब हो गए और उन्होंने नॉर्मन का ही प्लान यूज किया था। मगर कुछ बच्चे अभी भी वहाँ ऑर्फनेज में हैं। वो उन्हें इसीलिए नहीं लाए क्योंकि उनके साथ भागना मुश्किल था। वो उन्हें बाद में जाकर बचाना चाहती है। नॉर्मन कहता है कि हाँ बिल्कुल हम ऐसा ही करेंगे। वैसे इसके बाद अब वो उससे पूछते हैं कि आखिर नॉर्मन वहाँ से बचकर कैसे निकल गया, क्योंकि वो तो उनकी आंखों के सामने ही वहाँ से गया था। इस पर नॉर्मन अपना वो रोप उतारता और अपने चेस्ट पर बना हुआ एक मार्क दिखाता है। वो बताता है कि ये लैम्डा रिसर्च सेंटर का मार्क है। असल में इंसानों के बच्चे बहुत कम तादाद में यहाँ पर आते हैं, जिस वजह से कई बच्चों का जो ब्रेन होता है वो इतना हाई डेवलप नहीं होता जितना कि डीमंस को चाहिए। इसीलिए वो रिसर्च कर रहे हैं कि वो दवाइयों के थ्रू इंसानों के ब्रेन को और ज्यादा स्ट्रांग बना सके। इसी के लिए टेस्ट होते हैं। ऐसे बहुत कम बच्चे पर किए जाते हैं जिससे कि उन्हें ब्रेन की कमी भी ना हो और उनका टेस्ट भी चलता रहे। वो ये भी बताता है कि इन टेस्टों के चलते इंसानों के ब्रेन बहुत ज्यादा डेवलप हो जाते हैं और अगर वो इंसान बच जाए और वो टेस्ट कामयाब हो जाए तो वो इतना पावरफुल हो सकता है कि वो डीमन को भी खत्म कर दे। और इसीलिए वो बाकी जो नॉर्मन के साथी थे उन्होंने उन डीमन को मार दिया जो कि अभी अभी एमा और रे का पीछा कर रहे थे। वैसे नॉर्मन ये भी बताता है कि उस पर जो भी टेस्ट हुए थे उनके साइड इफेक्ट्स भी हैं, लेकिन उसके ऊपर कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ, ना ही उसके पास ऐसी कोई पावर है। ये सुनकर एमा और रे खुश थे कि वो ठीक है। अब यहाँ पर वो ये बताता है कि वो यहाँ से कैसे निकला। असल में बेला जब उसे वहाँ से लेकर जा रही थी तभी वहाँ पर विलियम नाम का एक आदमी आ गया और उसने नॉर्मन को उस जगह से निकाल दिया, लेकिन बाद में वो आदमी पकड़ा गया और उसे मार दिया गया। मगर नॉर्मन इतने में बच गया था, जिसके बाद वो इन सभी लोगों से मिला और इनसे हाथ मिला लिया। इसके बाद अब वो उन लोगों को एक चार्ट दिखाता है। ये चार्ट ऐसे किसी व्यक्ति ने बनाया था जिसके ऊपर वो टेस्ट हुआ है। वो बहुत समझदार था। यहाँ पर नॉर्मन बताता है कि चार्ट में ये समझाया गया है कि अगर डीमन ह्यूमन ब्रेन को कंज्यूम ना करे तो उनके साथ क्या होगा। असल में उनकी पावर कम होने लगेगी और उनका ब्रेन काम करना बंद कर देगा, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन से ही उन्हें पावर मिलती है। और अगर ऐसा होता है तो वो नॉर्मल लैंग्वेज में कह सकते हैं कि वो बिल्कुल जानवरों की तरह हो जाएंगे। वो एक दूसरे को ही खत्म करने लगेंगे और उनकी सोचने की शक्ति भी चली जाएगी। इस वजह से वो ह्यूमन ब्रेन को कंज्यूम करते हैं। नॉर्मन कह रहा था कि अगर हम उनके सप्लाई को बंद कर दें तो डीमंस को आराम से मारा जा सकता है।
नॉर्मन ये भी कहता है कि वो यही करना चाहता है। वो एमा की आजाद होने की बात से इतना ज्यादा मोटिवेटेड है कि अब उसे भी आजाद होना है और वो पूरे ह्यूमैनिटी को आजाद करेगा इन डीमन से। ये सुनकर सभी बच्चे बहुत ज्यादा खुश हो गए थे, लेकिन यहाँ पर एमा खुश नहीं लग रही थी। शायद उसके दिमाग में कुछ चल रहा था, पर वो ऐसे बताती नहीं है। वो खुश होने का नाटक करती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि नॉर्मन को अभी वापस से अपने हाइड आउट पर जाना था, जहाँ पर वो इतने टाइम से छुपा हुआ था। वो यहाँ पर एमा को उस जगह का पता भी देता है और कहता है कि अगर जरूरत पड़ी तो वो वहाँ पर आकर उसकी हेल्प मांग सकती है। अब उसी रात हम देखते हैं कि एमा थोड़ी चिंता में थी। वो बैठकर यूजिका के दिए हुए उन नेकलेस को देख रही थी, जो कि यूजिका ने देते हुए कहा था कि जब भी तुम किसी प्रॉब्लम में होगी तो ये नेकलेस तुम्हारी हेल्प करेगा। ये एक लकी चार्म है। अब जब वो उदास थी तभी वहाँ पर रे आता है। वो उससे पूछता है कि इसका कारण क्या है। अब एमा सोच रही थी कि वो कारण बताए कि नहीं। वो कहती है कि नॉर्मन कह रहा है कि हमें डीमंस को खत्म करना होगा, तभी हम आजाद हो सकते हैं। पर अगर हम उन्हें डीजेनरेट करते हैं और उन्हें पूरी तरह से खत्म कर देते हैं तो इसका मतलब डीमन तो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे और धरती पर से डीमन का नामो निशान मिट जाएगा। मगर एमा ऐसा नहीं चाहती। वो कह रही थी कि नॉर्मन ने सिर्फ बुरे डीमंस को देखा है, जबकि हम यूजिका और सांजू से मिले जो कि बहुत ही अच्छे थे और उन्होंने हमारी मदद की। इसीलिए मैं नहीं चाहती कि वो डीमंस भी खत्म हो जाए, जो कि इंसानों को नहीं खाते और उनके दोस्त हैं। इस पर रे कहता है कि हाँ, तुमने सही कहा, तुम बहुत अच्छी हो, इस वजह से तुम ऐसा सोच रही हो, मगर तुम्हें ये बात नॉर्मन से कहनी चाहिए थी। अब एमा कहती है कि हाँ, मैं उसे कह सकती थी, पर मेरे पास कोई पक्का सबूत नहीं है और मुझे नहीं पता था कि मैं उससे क्या कहूँ। अब रे उससे कहता है कि तुम ही एक बात सोचो, सांजू और यूजिका ने हमसे खुद कहा था कि उन्हें ह्यूमन ब्रेन की जरूरत नहीं, इस वजह से वो बिना ह्यूमन के ब्रेन के भी जिंदा रह सकते हैं। तो अगर डीजेनरेशन की प्रक्रिया चालू हो जाती है और डीमंस को ह्यूमन ब्रेन देना बंद कर दिया जाता है, लेकिन यूजिका और सांजू को तो जरूरत ही नहीं है ह्यूमन ब्रेन की। अब ये बात एमा को सही लगती है। वो कहती है कि ठीक है, तो फिर हम नॉर्मन को ये बात बताएंगे। अब अगले ही दिन वो लोग वहाँ से निकल चुके थे। अभी बड़ी मुश्किल से वो उस जगह पर पहुंचते हैं जहाँ पर नॉर्मन और उसके साथी रहते हैं। वहाँ पर आने के बाद उन्हें नॉर्मन के साथ ही मिलते हैं। वो रे और एमा को देखकर खुश थे। वो उन्हें अंदर बुलाते हैं और अंदर आने के बाद वहाँ पर वो बता रहे थे कि वो नॉर्मन के प्लान से कितने ज्यादा खुश हैं। वो तो यही चाहते हैं कि डीमन इस धरती पर से गायब हो जाए, मगर ये बात रे और एमा को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। यहाँ पर एक लड़की जो कि नॉर्मन की साथी है, वो यहाँ पर डीमन मीट खा रही थी और वो कह रही थी कि मैं तो कहती हूँ कि सारे डीमन को खत्म करने के बाद हमें उनका मीट खाना चाहिए, जिससे कि हमें कई सालों तक खाने का खर्चा ही नहीं होगा। मगर उसकी ये सब बातें सुनकर यहाँ पर रे और एमा को अजीब लगने लगा था। कुछ देर के बाद वो लोग वहाँ से चले जाते और नॉर्मन कमरे में आता है। वहाँ पर नॉर्मन आकर कहने लगता है कि हमारा प्लान कामयाब होते हुए दिखाई दे रहा है। उसने यहाँ पर एक अजीब सा पॉइजन बनाया था और वो बताता है कि इसकी मदद से हम डीमन को खत्म कर सकते हैं। फिर हमें डीमन से कभी डरने की जरूरत ही नहीं होगी, क्योंकि धरती पर एक भी डीमन नहीं बचेगा। वो उन पॉइजन की शीशी वहाँ सामने रखकर दिखाता है, लेकिन इतने में ही एमा कह पड़ती है कि ये गलत नहीं लग रहा। अगर हम सभी डीमंस को मार देते हैं तो उनमें और हम में क्या अंतर रह जाएगा, और वैसे भी हम कितने सारे डीमंस को मारेंगे। मान लो कि हम सारे डीमंस को खत्म कर देते हैं जो कि ह्यूमन ब्रेन को कंज्यूम करते हैं, लेकिन फिर भी वो डीमन तो बच ही जाएंगे जो कि ह्यूमन ब्रेन को कंज्यूम नहीं करते। अब इस बात से नॉर्मन को बहुत तेज झटका लगा था। वो बहुत ज्यादा हैरान हो गया था। वो कहता है कि तुम्हें ऐसा किसने कहा कि डीमन बिना ब्रेन के भी जिंदा रह सकते हैं। अब एमा बताती है कि वो जानती है ऐसे डीमन को। ये सुनकर नॉर्मन और भी ज्यादा हैरान हो गया था। वो कहता है कि जिस डीमन से तुम मिली थी वो कोई लेडी तो नहीं थी और उसकी एज कम तो नहीं थी। इस पर एमा कहती है कि हाँ, बिल्कुल तुम सही कह रहे हो, क्या तुम भी उससे मिल चुके हो। इस पर नॉर्मन कहता है कि नहीं, मैं उससे कभी नहीं मिला, लेकिन ये बात बहुत पुरानी है। और वो कहानी बताना शुरू करता है। असल में बहुत टाइम पहले जब डीमन और ह्यूमन के बीच में कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था, तब एक डीमन लड़की सामने आई थी जिसका नाम यूजिका था। उसके अंदर इविल ब्लड था। उसे ह्यूमन ब्रेन की जरूरत ही नहीं थी जिंदा रहने के लिए, और न ही उसे कभी ह्यूमन मीट की भूख लगी। और इसके बाद उसने बाकी डीमन को भी अपना ब्लड देना चालू कर दिया। उसके ब्लड की वजह से बाकी डीमन भी इस तरह के होने लगे थे कि उन्हें फिर ह्यूमन ब्रेन या फिर ह्यूमन मीट की कभी जरूरत ही नहीं पड़ती थी। और ऐसा कह सकते हैं कि ये बिल्कुल इन्फेक्शन की तरह फैलता जा रहा था। लेकिन फिर ये बात रॉयल फैमिलीज को पता लगी। रॉयल फैमिलीज से यहाँ पर डीमन की रॉयल फैमिलीज की बात की जा रही थी। उन लोगों ने तुरंत ही एक प्लान बनाया और जितने भी ऐसे लोग इन्फेक्टेड थे उन्हें खत्म कर दिया गया। साथ ही साथ उन्होंने यूजिका को भी खत्म कर दिया। नॉर्मन कहता है कि सभी को यही लगता था कि यूजिका मर चुकी है, लेकिन अब एमा के बताने के बाद वो समझ गया है कि यूजिका मरी नहीं है। वो जंगल में छुप कर रह रही है और ना जाने वो क्या प्लान कर रही है। ये सुनकर रे और एमा पूरी तरह से हैरान थे।
वो दोनों ही कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, अगर यूजिका के इविल ब्लड की मदद से डीमन अपनी भूख को शांत कर सकते हैं, फिर वो ऐसा करते क्यों नहीं, जबकि फिर तो उन्हें ह्यूमन की ब्रेन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और उनकी सारी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगी। इस पर नॉर्मन बताता है कि ऐसा उस रॉयल फैमिली की वजह से हो रहा है। वो नहीं चाहते हैं कि सभी डीमंस ह्यूमन ब्रेन खाना बंद कर दे। अब वो पूरी बात बताता है। असल में यहाँ पर ऑर्फनेज इसीलिए बनाए गए हैं जिससे कि बच्चे वहाँ पर आए। अब जब बच्चे वहाँ पर आते हैं तो इंसानों की दुनिया की पॉपुलेशन रॉयल फैमिली के कंट्रोल में रहती है। ये बच्चे मारे जाते हैं और पॉपुलेशन कम हो जाती है। अगर बच्चे वहाँ पर ना आए और डीमंस ने ह्यूमन को खाना बंद कर दिया तो पॉपुलेशन बहुत ही तेजी से बढ़ेगी और ह्यूमन एक दिन डीमन से ज्यादा हो जाएंगे और फिर डीमंस कभी भी उनसे जीत नहीं सकते। इस वजह से रॉयल फैमिली पूरी दुनिया पर अपना कंट्रोल बनाने के लिए ऐसा करती है। नॉर्मन कहता है कि अगर यूजिका जिंदा है तो उसे हमें ढूंढना होगा और खत्म करना होगा। ये सुनकर एमा हैरान थी। वो कहती है कि हमें ऐसा करने की जरूरत ही क्यों है। इसकी जगह हम अगर उसके ब्लड का यूज करते हुए सभी डीमन को छुपकर ऐसा बना दे कि वो ह्यूमन ब्रेन को ना खाए तो भी हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। पर नॉर्मन कहता है कि नहीं, ऐसा हम बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हमने ऐसा किया तो फ्यूचर में हम पर और ही खतरा आएगा। तुम ही सोचो, डीमंस का फेवरेट खाना ह्यूमन ब्रेन और ह्यूमन मीट है। हम कुछ टाइम तो उन्हें उससे दूर रख सकते हैं क्योंकि उन्हें इसकी जरूरत नहीं होगी, लेकिन फिर भी अब तक उन्हें इसकी आदत लग चुकी है। इसे हम ऐसा समझ सकते हैं जैसे कि जंक फूड को खाना। जैसे कि नॉर्मल वर्ल्ड में जंक फूड खाना आम सी बात है, इसका कोई भी फायदा नहीं होता, लेकिन सभी को इसकी आदत लगी हुई है। नॉर्मन की बात सही थी। उसने अपनी जहर की शीशियां वापस से सूटकेस के अंदर रख ली थी, मगर एमा उसे समझाने की कोशिश कर रही थी कि देखो, हम बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हैं। हम पूरे डीमंस को खत्म नहीं कर सकते क्योंकि वो सभी बुरे नहीं हैं, पर नॉर्मन के हिसाब से डीमन स्पीसीज को खत्म करने के अलावा उनके पास और कोई रास्ता नहीं है। एमा खड़ी होती है और वो अपने पास से उसी पेन को निकालती है जो कि उसे जंगल में मिला था। वो बताती है कि इसके अंदर पूरा मैप है जहाँ पर हमें विलियम मिल सकता है। हमें उससे पूछना चाहिए कि हमें क्या करना है। पर इस पर नॉर्मन कहता है कि उसके पास खुद ऐसा एक मैप है, मगर उसने सारे रास्ते चेक कर लिए, वो सारे रास्ते बंद है। एमा कहती है कि एक रास्ता है, वो तुमने शायद देखा नहीं होगा। पर नॉर्मन कहता है कि इसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि डीमन से ज्यादा बुरे तो इंसान हैं, क्योंकि खुद इंसानों ने ही, जो कि विलियम के साथ थे, उन्होंने ही विलियम को मार दिया, क्योंकि वो ऐसा चाहते ही नहीं थे, क्योंकि उन्हें ह्यूमंस को डीमन को देने के लिए कुछ पैसे मिलते हैं। पैसे कह लो या फिर कोई ऐसी चीज जो कि इस वर्ल्ड में रेयर है। इस वजह से उन्होंने इंसानों को ही धोखा दिया और विलियम को मार दिया। नॉर्मन कहता है कि हम किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकते। अगर हमें सरवाइव करना है तो डीमन स्पीसीज को खत्म करना होगा। पर एमा कहती है कि हम सिर्फ हमारे लिए पूरी एक स्पीसीज और अच्छे डीमंस को खत्म नहीं कर सकते। नॉर्मन कहता है कि ठीक है, तो फिर तुम जाओ और जाकर यूजिका से बात करो और उसे किसी भी तरह से यहाँ पर लेकर आओ। मैं उससे बात करूंगा और अगर मुझे लगता है कि सच में डीमन को जिंदा रहने देना चाहिए तो मैं उन्हें माफ कर दूंगा, लेकिन मैं उन डीमंस को नहीं छोड़ूंगा जो कि ह्यूमन ब्रेन को कंज्यूम करते हैं। एमा कहती है कि ठीक है, अगर तुम यूजिका को माफ करते हो तो वो अपने ब्लड से बाकी डीमंस को भी ठीक कर देगी। और यहाँ पर नॉर्मन कहता है कि हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, मैं तुम्हें 5 दिन का वक्त देता हूँ। अगर उतने में तुम यूजिका को यहाँ पर ढूंढ कर ले आती हो तो ठीक है, वरना फिर मैं अपने प्लान को शुरू कर दूंगा। एमा इस पर हाँ कर देती है। अभी रे एमा के साथ था, इस वजह से वो भी यूजिका को ढूंढने के लिए उसके साथ जाने वाला था। अब वो निकलने से पहले गिल्डा और डॉन की हेल्प मांगते हैं। इस वजह से अब ये चारों निकल पड़ते हैं यूजिका और सांजू को ढूंढने के लिए। अभी यहाँ जंगल के पास पहुंचने के बाद उन्हें रास्ते में कुछ फुटप्रिंट दिखाई देते हैं। यहाँ एक बात तो क्लियर थी कि वो इन फुटप्रिंट के थ्रू यूजिका और सांजू को ढूंढ सकते हैं, पर यहाँ पर जो भी फुटप्रिंट उन्हें दिख रहे थे वो या तो छोटे थे या थोड़े बड़े। इसका मतलब वो दूसरे डीमन के हैं। अब बस उन्हें आगे बढ़ना था, लेकिन अब प्रॉब्लम ये भी थी कि उन्हें 5 दिन में वापस लौट कर आना है, वरना नॉर्मन अपना प्लान स्टार्ट कर देगा। तो फिलहाल इस पार्ट को हम यहीं पर एंड करते हैं और वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें।